तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ सच में घटी थी, लेकिन उस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। दरअसल वो दिन मेरे लिए एक बुरा सपना बनकर ही रह गया है, जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भुला पाया हूँ। उस रात एक लड़की को बचाने के चक्कर में मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। लेकिन जब हम उस लड़की को बचाने के लिए गए तो हमने देखा कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक प्रेत थी। उस वक्त जैसे ही हमें ये बात पता चली तो उसी वक्त हम दोनों ने कैसे भी करके उस लड़की से अपनी जान बचानी चाहिए और साथ ही कुछ गुंडों ने भी हमें मारने की कोशिश की, मगर हम कैसे उन सभी लोगों को मात देकर आए वो जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते मेरी एक दर्द भरी दास्तां। दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और मैं यूपी के एक छोटे से गांव ललितपुर का रहने वाला हूं। उन दोनों मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जिसके चलते अब मुझे अपने करियर के बारे में सोचना था। गांव में मेरी ही उम्र के कुछ लोग बाहर जाकर अपना करियर बना रहे थे। वो लोग पैसे कमाकर अपना घर द्वार बना रहे थे, जिसे देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे और मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं अपना करियर बनाने के लिए मुंबई जाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव के ज़्यादातर लोग मुंबई ही जाते हैं। इसलिए मैंने भी जाने के लिए सोचा। मैंने भी अपने घर में इतला कर दिया कि मैं मुंबई जाऊंगा, जिसके बाद मेरे घर वालों ने भी रजामंदी दे दी, क्योंकि मेरे घर वालों को भी मेरे करियर की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। गांव में मेरा एक करीबी दोस्त भी था जिसका नाम रजनीश था। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो उससे मिलने के बाद जब मैंने रजनीश को सारी बात बताई तो उसे सुनने के बाद उसने कहा कि यार, मुझे भी मुंबई जाना है। मैं काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि मुंबई जाके कोई जॉब ढूंढे, मगर मेरे घर वाले मुझे अकेले जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि नया शहर है और कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। इस वजह से घर वाले अकेले नहीं जाने देते। लेकिन अब मैं घर वालों को बता दूंगा कि तू जा रहा है और तेरे साथ जाने को वो मना भी नहीं करेंगे। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो साथ जाने को मिला, वरना मुझे अकेला ही जाना पड़ता। रजनीश ने घर वालों को बता दिया कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, जिसके बाद उसके घर वालों ने हामी भर दी। मेरे साथ जाने के लिए रजनीश भी बहुत खुश था। हम दोनों ने उसी वक्त कल की ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। हमारी ट्रेन दोपहर 1:30 बजे की थी, इसलिए हम दोनों ने आज पूरी तैयारी कर ली थी। और जब अगला दिन हुआ तो हम दोनों अपने सही समय पर घर से निकल पड़े। हमने उसी वक्त ऑटो किया और उसके बाद ऑटो में बैठकर हम निकल पड़े ललितपुर रेलवे स्टेशन के लिए। जब हम ललितपुर स्टेशन में पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और हम दोनों स्टेशन के अंदर आ गए। स्टेशन के अंदर आते ही हमने देखा कि स्टेशन पर आज भीड़ कम थी। भीड़ कम होने की वजह से रजनीश ने कहा, क्या हुआ यार, आज स्टेशन पर इतने कम लोग क्यों हैं? उसके ये कहते ही मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, पता नहीं यार, आज क्या है जो भीड़ कम है। हम दोनों अभी यही सब बातें करते रहे और जब ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन पर आई तो उसके बाद हम दोनों खड़े होकर ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन रुकी तो उसके बाद हम दोनों अपनी स्लीपर क्लास बोगी ढूंढने लगे और जब हमें अपनी बोगी मिली तो उसके बाद हम दोनों उसी बोगी में चढ़ गए। जैसे हम बोगी में चढ़े कि तभी ट्रेन ने अपना हॉर्न मारा और उसके बाद ट्रेन भी स्टेशन से रवाना हो गई। अब हम दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे और उसके बाद सफ़र का आनंद लेने लगे। उस बोगी में मुसाफिर तो थे, मगर उनकी संख्या बहुत ही कम थी। मुसाफिर को देखने के बाद हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे और जब शाम होते ही सूरज ढला तो उसके बाद अंधेरा छाने लगा। फिर जब रात के 10:30 बजे तो उसके बाद ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुकी और फिर जब हम दोनों ने उस स्टेशन को देखा तो वो स्टेशन हमें पूरा वीरान नजर आया था, क्योंकि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। हमें उस स्टेशन पर बस एक ही दुकान दिख रही थी, जो कि चाय की दुकान थी। फिर हम दोनों को उस समय ये बात बहुत ही अजीब लगी कि स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और ऊपर से इस आदमी ने चाय की दुकान भी खोल रखी है। उस चाय की दुकान को देखकर हम दोनों को चाय की तलब लगने लगी, जिसके चलते रजनीश ने कहा, चल भाई चाय की चुस्की लेते हैं, वैसे भी ट्रेन को यहाँ से निकलने में अभी आधा घंटा लगेगा। रजनीश के ये कहते ही मैंने उसकी बात पर हामी भर दी, क्योंकि ट्रेन के सफर में चाय पीने का एक अलग ही मजा है। इसी के चलते हुए
हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे और उसके बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच गए। चाय की दुकान पर पहुंचते ही हम दोनों ने चाय की चुस्की ली और कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद हम दोनों ने अपने कदमों को वापस से बोगी की तरफ मोड़ लिया। अभी हम दोनों कुछ कदम आगे बढ़े होंगे कि तभी हम दोनों को किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो कि स्टेशन के थोड़ा आगे से आ रही थी। लड़की की आवाज़ सुनते ही हमने अपने बढ़ते कदमों को उसी वक्त रोक दिया और फिर जब हमने उस ओर देखा तो हमें उस लड़की की आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी, जिसके चलते रजनीश ने कहा, चल भाई चल के देखते हैं कि ये किस लड़की की आवाज़ है। फिर जैसे हम उस लड़की की ओर बढ़े कि तभी उस दुकानदार ने हमें रोकते हुए कहा कि रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, मुसीबत में पड़ सकते हो। तभी उस दुकानदार की बात पर मैंने उससे कहा कि अरे भाई वो लड़की किसी मुसीबत में लग रही है। उस वक्त हमने उस दुकानदार की बात नहीं मानी और उसके बाद हम दोनों उस लड़की की आवाज़ को सुनते सुनते जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। किसी के ना होने पर हम दोनों सोच में पड़ गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमें इस जगह से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी और इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गई। हम दोनों अभी यही सब सोच रहे थे कि तभी वो लड़की अचानक से हमारे सामने आ गई और उसे अचानक से सामने खड़ा देखकर हम दोनों घबरा गए कि ये कब आ गई। अभी हम उस लड़की को देख रहे थे कि तभी उस लड़की ने हमसे कहा कि मुझे बचा लो, कुछ दरिंदे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे कैसे भी करके उन दरिंदों से बचा लीजिए। अब उस लड़की के इतना कहते ही हमने उस लड़की को स्टेशन पर बने एक पीपल के पेड़ के पास छुपने के लिए कहा कि आप वहां पर छुप जाएं, हम उन दरिंदों को देखते हैं। जैसे हमने उस लड़की से ये कहा कि तभी वो लड़की पीपल के पेड़ के पास जाकर छुप गई और जैसे वो लड़की पेड़ के पास जाकर छुप गई कि तभी हमने देखा कि सामने से 4 लोग हमारे पास आ रहे थे और उन लोगों को अपने पास आते देख हम दोनों थोड़ा घबराने लगे, क्योंकि वो लोग काफ़ी हट्टे कट्टे थे। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुमने किसी लड़की को यहाँ पर देखा है, जिस पर हमने उससे कहा कि तुम लोग उस लड़की को कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम नहीं माने तो हम अभी पुलिस को फ़ोन मिला देंगे और तुम चारों को जेल भिजवा देंगे। दोस्तों हमारी ये बात सुनते ही वो लोग हंसने लगे और इसके साथ ही उन लोगों में से एक आदमी ने रजनीश को हवा में उठा दिया, जिसे देखकर मैं दंग रह गया और मेरी हालत तो तब खराब होने लगी जब उन लोगों का चेहरा भयानक बन गया। तभी मैंने रजनीश को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, मगर मैं रजनीश को उन लोगों से नहीं छुड़वा पाया। अभी मैं वहीं पर खड़ा उन लोगों से उसे छोड़ने के लिए बोल ही रहा था कि तभी उन लोगों ने मेरा भी गला पकड़कर हवा में उठा दिया, जिसके चलते मेरी हालत पतली होने लगी। मैं उन लोगों को बार बार छोड़ने को बोल रहा था, मगर वो बस हंसे जा रहे थे। उन लोगों की हंसी अब इतनी ज़्यादा डरावनी बनती जा रही थी जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम दोनों को उन लोगों ने अभी तक हवा में लटका रखा था। हम दोनों आज ये समझ गए थे कि आज हम नहीं बच पाएंगे। हमने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल लिया है। हम दोनों अभी अपनी गलती पर ही अफसोस कर रहे थे कि तभी उसी वक्त वो लड़की हमारे पास आ गई और उस लड़की को अपने पास आता देख मैंने उससे कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने उस लड़की को इतना ही कहा था कि तभी उन लोगों ने हम दोनों को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही हम दोनों के हाथ पैर में थोड़ी चोट आ गई। चोट आते ही मुझे दर्द होने लगा और जब हम दोनों दर्द के सहारे उठे और उसके बाद जब हमने उस लड़की की ओर देखा तो उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुका था। उसका भयानक चेहरा देखकर हम दोनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों के शरीर से अब पसीना छूटने लगा था और अब हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि हम दोनों के पैर वहीं पर लड़खड़ाने लगे थे। अब उस लड़की को देखकर हम दोनों को उस चाय वाले की बात याद आ रही थी। उसने सही कहा था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर हम उस चाय वाले की बात मान लेते तो शायद हम यहाँ पर नहीं फंसते। जब हम दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तभी वो लड़की और उसके साथ वो 4 गुंडे हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर हमें ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई कि ये लोग भूत हैं। जैसे ही वो लोग हमारे सामने आकर खड़े हो गए तो हम दोनों की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी हम दोनों उन लोगों के सामने डरे से हमें खड़े हुए थे कि तभी उस लड़की ने भारी आवाज़ में कहा कि तुम दोनों की मौत आज पक्की है, तुम दोनों को अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब उस लड़की की इस बात पर हमारा डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। हम दोनों ने उस लड़की से कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो,
हम तो बस तुम्हें बचाना चाहते थे और तुम हमें ही मारना चाहती हो। आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो? जिस पर उस लड़की ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि तुम दोनों की मौत। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम दोनों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो शायद ये हमें यहीं पर मार देंगे। जिसके चलते हम दोनों वहाँ से भागने लगे और जब हम दोनों भागते हुए स्टेशन के बाहर आ गए तो उसके बाद हमें समझ में नहीं आया कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि स्टेशन में वही लोग हैं और हमें ट्रेन के अंदर जल्दी ही पहुंचना होगा, नहीं तो हमारी ट्रेन भी छूट जाएगी। अभी हम दोनों स्टेशन के बाहर ही खड़े थे कि तभी वो हमारे सामने एकदम से आ गए। उन लोगों को अचानक से सामने आता देख हम दोनों बुरी तरह से कँपकँपाने लगे और उन लोगों को देखकर हम दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी के चलते जब हम दोनों वहाँ से भागने लगे कि तभी उन लोगों ने रजनीश को पकड़ लिया और उसके बाद उसे पकड़कर लेकर जाने लगे। जब मैंने उन लोगों को रजनीश को ले जाते देखा तो उसके बाद जैसे मैं रजनीश को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो उसी वक्त ना जाने मेरे शरीर को क्या हुआ कि मैं अपने पैरों को उस जगह से हिला तक नहीं पाया। मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन पता नहीं उस वक्त उन लोगों ने मेरे साथ क्या कर दिया कि मैं उस जगह से हिल तक नहीं पाया। मगर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब मैंने बोलने की भी कोशिश की तो भी मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया, जो कि चौंका देने वाली बात थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रजनीश को कैसे बचाऊं, क्योंकि ना तो मेरे मुंह से आवाज़ बाहर निकल रही थी और ना ही मैं हिलडुल पा रहा था। जिसके चलते वो लोग रजनीश को मेरी आंखों के सामने ही लेकर चले गए और अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब वो लोग मेरी आंखों से ओझल हो गए तो पता नहीं उसी वक्त मेरा शरीर नॉर्मल हो गया और जैसे ही मेरा शरीर नॉर्मल हुआ तो उसी वक्त मैं सीधा भागते भागते उन लोगों को ढूंढने लगा। मैंने रजनीश को काफ़ी ढूंढा मगर वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था और न ही उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मगर मैं उसे ढूंढता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, लेकिन मेरे काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी उसकी कोई भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। और जब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैं थक हार कर रोड के बीचों बीच बैठ गया। मुझे अब लगने लगा था कि रजनीश को उन लोगों ने मार दिया है, क्योंकि मुझे रजनीश की आवाज़ कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही थी। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे रजनीश की आवाज़ सुनाई दी और रजनीश की आवाज़ सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। मैं उसी वक्त उठा और रजनीश रजनीश चिल्लाने लगा। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया तो उसी वक्त मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी और फिर जब मैंने रजनीश की आवाज़ ध्यान से सुनी तो मैंने पाया कि उसकी आवाज़ एक पेड़ के पीछे से आ रही है। पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि रजनीश पेड़ के पीछे जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। रजनीश को इस हालत में देखकर मैं फौरन ही उसके पास गया और उसके बाद उसे उठाने लगा। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे और वो लोग कहाँ गए, अभी मैंने रजनीश से ये सब कहा ही था, तभी उसने कहा कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि उन लोगों ने मेरे सर पर कुछ मारा था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था और मुझे अब होश आया है। रजनीश के ये कहते ही मैंने उससे कहा कि वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही मौका है हमें यहाँ से बचकर निकलने का। मेरे ये कहते ही रजनीश फौरन ही उठा और उसके बाद जैसे हमने आगे बढ़ने की सोची तो उसी वक्त हमें उन लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर हमारा पूरा शरीर फिर से कँपकँपा उठा। अब हमें फिर से डर लगने लगा था कि कहीं अब वो लोग हमारे सामने ना आ जाएं, क्योंकि उन लोगों की आवाज़ें हम दोनों के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। और जब इसी के चलते हम दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी वो लोग हमारे सामने आ गए। उन लोगों को अपने सामने देखकर हम दोनों की रूह कांप उठी। हमारा शरीर उस वक्त सुन्न पड़ चुका था। डर के मारे हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो लोग हमारे करीब आने लगे और उसके बाद उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और साथ ही वो लोग हमें मारने लगे। अभी उन लोगों ने हमें पकड़ा ही था कि तभी सामने से हमारे ऊपर एक कार की रोशनी पड़ी और जैसे हमारे ऊपर कार की रोशनी पड़ी कि तभी वो लोग कहीं अचानक से गायब हो गए। उन लोगों को अचानक से गायब होता देख हमारी सांस में सांस आई। जब वो कार वहाँ से गुजर गई तो उसके बाद हम तुरंत ही वहाँ से भागे और सीधा स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचते ही हमने देखा कि ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया है और अब वो चलने ही वाली है। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही हम दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए और जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे तो उसी वक्त ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। हम दोनों अपनी सीट पर बैठे कांप रहे थे कि तभी वहां पर बैठे लोगों ने हमसे पूछा कि अरे भाई तुम कांप क्यों रहे हो।
और तुम्हें स्टेशन पर इतनी देरी क्यों हो गई? उन लोगों की ये बात सुनकर हम दोनों ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद हमारे बगल वाली सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने हमें बताया कि वो लड़की एक दिन रात के 11 बजे यहाँ से गुजर रही थी, मगर यहाँ के कुछ दरिंदों ने उस लड़की को अकेला पाकर उन लोगों ने उस लड़की को उठा लिया और उसके साथ दर्दनाक चीज़ें की और उसे बहुत मारा और उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत भी की और फिर उसे जान से मार दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उन दरिंदों की लाश भी वहीं पर पड़ी मिली जहां लोगों को उस लड़की की लाश मिली थी, और तभी से वो लोगों को कभी कभी दिखाई दे जाती है और लोगों की जान भी ले लेती है। पर तुम दोनों किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना कुछ लोगों की लाशें भी मिली हैं, जिससे लोगों ने रात के वक्त इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। इसलिए कोई भी इस स्टेशन में रात को रुकना तो दूर, ठहरना तक नहीं चाहता। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए। हम दोनों उस वक्त भगवान का नाम लेकर कैसे भी करके सो गए, और फिर जब हमारी आंख सुबह खुली तो तब तक हम मुंबई पहुंच चुके थे। मुंबई पहुंचने के बाद हम दोनों की जान में जान आई। पर दोस्तों, जब भी हम दोनों उस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है, और अगर उस कार की रोशनी हम पर नहीं पड़ती तो शायद हम जिंदा नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।